डियर व्यूअर्स लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में ये एक मालूमाती वीडियो है जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस वक्त जो सियासी कशमकश कनाडा के अंदर चल रही है उसकी वजूहत क्या हैं और बुनियादी तौर पे सियासी कशमकश के नतीजे में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आइंदा इलेक्शंस के अंदर जीतने का जिसका इम्कान है और डेफिनेटली विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम ये जो पॉलिटिकल कशमकश चल रही है इसके बारे में कुछ और डिटेल में बात करें, कुछ की फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये कि कनाडा के अंदर जो 5 बड़ी फेडरल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन कौन सी हैं। उनमें से एक तो लिबरल पार्टी इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, दूसरी जो अपोजिशन लीडर है यानी जो अपोजिशन पार्टी जो सी जिनको हम कंजर्वेटिव कह देते हैं। इसके अलावा क्यूबेक प्रोविंस की एक पार्टी है जिसको ब्लॉक क्यूबेका कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। फिर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त कोलिशन में, क्योंकि ट्रूडो साहब की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तो कोलिशन में ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा। तो बुनियादी तौर पे ये 5 पार्टीज हैं जो उसे कहते हैं कनाडा के अंदर जिनका फेडरल लेवल पे हुकूमती दखल अमल रहता है, अगर पिछले हम फ्यू डेकेड्स के हवाले से बात करें। लेकिन फंडामेंटली जो 2 पार्टीज जो उसे कहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली यानी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ रूल करती रही हैं या थ्रू माइनॉरिटी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बना के रूल करती रही हैं, वो उसे कहते हैं जो आपकी लिबरल पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है। अच्छा, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कनाडा के बारे में पता हो कि कनाडा जो है तो फेडरेशन, लेकिन ये बहुत डिसेंट्रलाइज फेडरेशन है। तो उसकी जो 10 सूबे या प्रोविंसेस हैं और जो 3 टेरिटरीज हैं उनको सफिशिएंट ऑटोनॉमी दी गई है। क्योंकि अगर फिर तारीखी पस मंजर के हवाले से बात करें तो जो कनाडा है ये बुनियादी तौर पे कन्फेडरेशन थी और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको फेडरेशन में कन्वर्ट किया गया। लेकिन बहरहाल जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि यहाँ पर जो सूबे हैं उनको सफिशिएंट इख्तियार दिए गए। अब जनाब इस वक्त अगर हम बात करें कि ये जो 2 मेन पार्टी जिनका मैंने जिक्र किया है कि जनाब जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव, इनके लीडर कौन है। लिबरल्स का आपको पता है जस्टिन ट्रूडो जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, और जो कंजर्वेटिव पार्टी का इस वक्त रिसेंटली लीडर चल रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है दिन ब दिन, वो पियर पोलिएव है। तो अगर हम ये इस पॉपुलैरिटी के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो जो करंट पोल्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को तकरीबन कोई 28% लोग जो उनसे हैं वो पसंद करते हैं कि ठीक है यार ये पावर में रहे, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, दिस इज ओके। लेकिन जो पियर पोलिएव है उसको 37% जो ओपिनियन पोल्स में बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि उसको 9% ज़्यादा लीड है जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले में। और ये अगर आपको नंबर्स में ट्रांसलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोटिंग नंबर्स तो ये डेफिनेटली थाउजेंड्स एंड प्रॉब्ली मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जनाब जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कोई भी सियासी पार्टी होती है जब उनके दरमियान ये सियासी कशमकश चलती है तो उसके पीछे वजूहत क्या हो सकती हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी चंद वजूहत जिनको मैं अभी डिटेल में आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको बेस बना के पियर पोलिएव साहब ने उनसे हैं, वो बार बार कभी टिकटॉक्स पे अपनी टिकटॉक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कभी यूट्यूब चैनल को आके बोलते हैं, कभी पार्लियामेंट में आके शो में जा रहे हैं, और मतलब काफ़ी वो कामयाब हो गए हैं एक लोगों का ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए, जिसको हम एंटी जस्टिन ट्रूडो ओपिनियन या एंटी लिबरल पार्टी ओपिनियन कह सकते हैं। उसमें जो बुनियादी इश्यूज पे यहाँ पे आ रही है, आपको पता है कि पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वाइड रिसेशन जो ये चल रही है और कनाडा भी इससे इम्यून नहीं है। तो बेसिकली उस रिसेशन के नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है जनाब, ये एक इशू है जिसको उठाया जा रहा है कि जनाब इसका जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो है। इसी तरह जनाब जो अफरात दर या इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है, उसका जिम्मेदार भी उसे कहते हैं ट्रूडो साहब को डिक्लेयर किया जाए बाय पियर पोलिएव। और इसके अलावा जनाब वाला यहाँ पर जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, वो पता है कि इस वक्त 1/3 से ज़्यादा कैनेडियन जो से अपने ज़ाती घरों में नहीं रहते बल्कि किराए के घरों में रहते हैं। ठीक है जी, और क्या लोग तो क्या शेल्टर लेस भी हैं, वो जनाब की इस तरह के सोशल जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स ऐसी जगह होती है वहाँ पर रहने पर मजबूर हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी क्रिटिकल यानी इशू जो इनके दरमियान चल रही है दोनों पार्टीज का, वो इमिग्रेशन का उसे कहते हैं मसला है कि यार ये नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो हर साल कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं स्पेशली अंडर द लिबरल गवर्नमेंट्स, उसकी वजह से ये महंगाई भी उसको एक फ़र्क पड़ा है महंगाई में। वो इमिग्रेंट फिर तो जब ज़्यादा लोग मुल्क के अंदर आएंगे तो फिर ज़्यादा डिमांड सप्लाई बैलेंस में से महंगाई भी होगी, बेरोज़गारी भी होगी, और फिर घरों की जो क्राइसिस है उसका भी मसला डलेगा। और जो लेसर लेवल पे इश्यूज है वो LGBT और इस तरह की कुछ लिबरल्स की पॉलिसी जिनके अगेंस्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कम्युनिटी है, पेरेंट्स वगैरह, वो भी ट्रूडो की इस पॉलिसीज़ के काफ़ी खिलाफ है। तो अब जनाब ज़रा इन पॉलिसीज़ को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि जनाब इनकी रोशनी में क्या इम्कानात हैं कि जो अगले
इलेक्शन जो मुतवक्को इलेक्शन है वो अक्टूबर 2025 में, क्योंकि आपको पता है कनाडा का जो आइन है वो कहता है कि जो भी गवर्नमेंट जीती है वो तकरीबन 4 साल जो सी 4 साल वो अपने इक़्तिदार में रहती है और 4 साल के बाद फिर आपको फेडरल इलेक्शन से जाना होता है। तो इस हवाले से अब जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इलेक्शन हैं वो अक्टूबर 2025 में है। अगरचे जो कंजर्वेटिव पार्टी है और जो जस्टिन ट्रूडो के ओपोनेंट्स हैं वो तो अभी उसे जनाब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं को स्टेप डाउन कर दे और जनाब वाला इलेक्शन जो उसे अर्ली पोल्स की तरफ जो मोड़ चला जाए। लेकिन जाहिर बात है क्योंकि आप बोलते हैं कि ऑल्दो ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन इसको जो एनडीपी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसकी सपोर्ट हासिल है, उसकी वजह से ये एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पे रूल कर रहे हैं और लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये इस प्रेशर में आकर जस्टिन ट्रूडो जो है वो स्टेप डाउन कर जाएगा और अर्ली पोल्स की तरफ जाएगा। तो जनाब सबसे पहले हम अफरात ज़र की बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स है वो ये बताते हैं कि 2022 में कनाडा में इन्फ्लेशन 6.8% पे पहुंच गई, जो ऑलमोस्ट वो पीक को टच कर गई थी। लेकिन अब 2023 में यानी जो पिछला साल भी खत्म हुआ है उसमें ये तकरीबन 3.4% पे आ गई है। स्टिल फ्रॉम कैनेडियन पर्सपेक्टिव ये इन्फ्लेशन बहुत हाई है, क्योंकि जो कनाडा की इकॉनमी है और जो इनके सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो अफरात ज़र की इन्फ्लेशन है वो 2% से ऊपर ना जाए। तो 3.4% की वजह से लोग यानी जो इसकी इन्फ्लेशन की पेंच है वो महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से वो जस्टिन ट्रूडो की जो आपको मिलता है कि जो पॉपुलैरिटी है या पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इसका फायदा जो है वो पियर पोलिएव साहब जो से और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी वो उठा रही है। अब ये देखना होगा कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो जनाब वो किस तरह इस अफरात ज़र के ऊपर काबू पाएंगे, क्योंकि अभी भी तकरीबन कोई जैसा मैंने आपको बताया कि कमो बेश अगर हम देखें तो 1 साल से ज़्यादा अरसा उसे कहते हैं है इलेक्शन में 1-1.25 साल का अरसा है। तो इसमें हो सकता है कि जो इसकी है जो लिबरल गवर्नमेंट वो इस इन्फ्लेशन को फर्दर नीचे लेकर, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं बाकी चीज़ें, बट एनीवे ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन कंजर्वेटिव एंड ऑफ कोर्स द लिबरल पार्टी कि ये अफरात ज़र जो है कनाडा में वो बहुत हाई है और इसको जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है इसको कंट्रोल करने में। जनाब जो एक और रिलेटेड इशू जब इस तरह की हम बात कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। आपको पता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला होता है। वो इंटरेस्टिंगली 2023 में 5.3% था कनाडा में, लेकिन 2022 में 5.3 था और 2023 में वो बढ़ के 5.4 हो गया। मार्जिनल सा बढ़ा है 0.01%, बट स्टिल द पॉइंट इज कि अगर 5.4% हो गया तो ये बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अगर हम नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो हज़ारों लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं और इस बेरोजगारी की वजह से उसकी जो पॉलिटिकल और जो उसकी सोशल इम्प्लीकेशन है उसकी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जनाब लोग जो उनसे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और जो इस तरह की जो लोगों के मूड्स टेम्परामेंट्स है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और बेशुमार लोग जो उनसे वो फूड बैंक से रिव्यू करने पर मजबूर हो गए हैं अपनी यानी ग्रोसरी के आइटम को बाय करने के लिए। लोगों ने अपनी जो यहाँ पर क्योंकि कहते हैं एक एफ्लुएंट सोसाइटी थी, लोग यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे जिसमें आप यशी का एलिमेंट भी कह सकते हैं, सैर तफरी वगैरह वगैरह, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये सब चीज़ें जो कैनेडियंस को पेंच कर रही हैं। और फिर इसके लिए वो सब समझते हैं कि जनाब इन चीज़ों के लिए जस्टिन ट्रूडो और उसकी गवर्नमेंट जो उनसे जिम्मेदार है, क्योंकि प्राइमरी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि लोगों को रोजगार के जो मौके हैं वो मिल सके। तो अगर हम इन इज़ाद शुमार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें 5.4% जो मैंने आपको बताया 2023 में, तो फिर डेफिनेटली लगता है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है वो फिलहाल इस अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि ये 22 में 5.3 था बढ़ के 5.4 हो गया। ये मोर लेस आपके उसी लेवल पे मेंटेन है, इसमें कोई कमी वाकई नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसे कहते हैं ड्रॉबैक है लिबरल्स के अगेंस्ट, जिसको जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में। चलिए मैंने भी बात की थी बेरोजगारी की और इन चीज़ों की, तो उसमें ना उससे रिलेटेड इशू क्राइम रेट्स हैं। क्राइम रेट्स जो उनसे वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गए। अगर हम कुछ स्पेसिफिक क्राइम की बात करें, जैसे कार जैकिंग या कार थेफ्ट जिसको हम कह देते हैं, वैंडलिज्म के क्राइम्स हो गए मिसाल के तौर पे, इस तरह की ठीक है जी, इस तरह घरों में चोरियों के जो इस तरह की चीज़ें, तो वो तो तकरीबन दुगने तिगने हो गए हैं पिछले 2-3 साल में। उसकी वजह ये है कि बेरोजगारी है और फिर उसमें बेशुमार केसेस में देखा गया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पर जब आ जाते हैं उनको फिर अगर नौकरी नहीं मिलती है और उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया होता है, उनके पास फिर ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी डे टू डे लाइफ को यहाँ पे कंफर्टेबली गुजार सकें, तो फिर उनसे कुछ जो बैड हैट्स होते हैं वो क्राइम की तरफ भी जाते हैं। इसकी वजह से भी कनाडा की जो पॉपुलेशन है, उनके जो लोग रहते हैं, उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रहा है। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होगा तो डेफिनेटली लोग जो उनसे फिर इसको पसंद नहीं करेंगे और उसकी वजह से भी लोग जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक रीज़न ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स कर्बिंग क्राइम वो बहुत ही
آپ کہہ سکتے ہیں لینیٹ سی ہیں, اور اس میں واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ٹھیک ہے جناب کو بندے نے اگر چوری کی ہے تو کوئی بات نہیں جناب, ٹھیک ہے عدالتوں میں قانون اس طرح کا پارلیمنٹ نے ویک سا بنایا کہ لوگ پیرول پہ باہر آ جاتے ہیں, پھر وہ باہر نکل کے ہارڈنڈ کرمنلز اور بن جاتے ہیں. ایک بندے کو پتا ہے میں نے کار چوری کی ہے تو ٹھیک ہے یار 2-4 مہینے بعد میں باہر آ جاؤں گا, یا میں نے کوئی وینڈلزم کیا ہے 2-4 مہینے بعد باہر آ جاؤں گا. ایون مرڈر کیسز میں لوگ پیرول کو باہر آ جاتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں کتنی زیادہ سینس آف انسیکیورٹی بڑھے گی. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کینیڈا کے اندر لوگ جو ان سے جسٹن ٹروڈو اس کی گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں ہاؤسنگ کرائسس کی, جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً کوئی 1/3 جو پاپولیشن ہے کینیڈین پاپولیشن وہ اپنے ذاتی گھروں میں نہیں رہتے بلکہ رینٹڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں. پھر بے شمار لوگوں کو وہاں پہ بڑی, آپ کو پتہ ہے لوگوں نے بے شمار لوگوں نے بیسمنٹس رینٹ آؤٹ کی ہوتی ہیں, اور اگر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں آپ کو پتہ ہے تو ایک بیسمنٹ میں 15-20 لوگ بیچارے کریمپ پوزیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3.5 ملین کتنے ہیں نا 35 لاکھ نئے گھر بنانے ہیں بائی دا اینڈ آف ایئر 2030. اگر ہم نے اس ڈیمانڈ سپلائی امبیلنس کو ختم کرنا ہے, اس کو اگر ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے اور لوگوں کو افورڈیبل ہاؤسنگ دینی ہے. اس کیس میں جو پیئر پولیور صاحب ہے وہ یہ بات کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اگر ہماری گورنمنٹ پاور میں آ گئی تو ہم جناب جو اس طرح کا بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم یا باقی چیزیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں گھروں کی قیمتیں بھی نیچے آئیں اور گھروں کی جو کنسٹرکشن کا پروسیس ہے وہ بھی اسپیڈیلی مکمل کیا جا سکے. تو یہ جو ہاؤسنگ کرائسس ہے یہ بھی ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹروڈو کی گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے, کیونکہ پریکٹیکلی ٹروڈو کی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا سگنیفیکنٹ قسم کا انیشیٹو نہیں لیا اس کانٹیکسٹ میں کہ جناب یہ جو ہاؤسنگ کرائسس ہے اس کو یہ ایک دیکھیں ایک دن میں نہیں یہ رائز ہوگی ہاؤسنگ کرائسس, اس کے پیچھے ڈیکیڈز کی ہسٹری ہے. اور اگر ہم دیکھیں پچھلے کیونکہ 10 سال سے ٹروڈو کی گورنمنٹ جو سی ہے وہ اقتدار میں ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان 10 سالوں میں کچھ اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرتے کہ لوگوں کو یہ ہاؤسنگ کرائسس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن واٹ ہیز ہیپنڈ وہ ریورس ہوا. ٹروڈو کے دور میں ہاؤسنگ کرائسس جو یہ پیک پہ پہنچ گئی, گھروں کی آرٹیفیشل قیمتیں بڑھتی گئیں ڈیمانڈ سپلائی امبیلنس کی وجہ سے, اور جو آف کورس جب کووڈ آیا تو انہوں نے جو پیسے لوگوں کے جیب میں ڈالے سرب اور CRB کے ریفرنس سے, تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے جناب اسے کہتے ہیں کہ چلو یار گھر خرید کے انویسٹمنٹ کرنا ایک بہت بڑی اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کیپٹل گین سبسٹینشیل قسم کے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی ٹھیک ٹھاک یہ مسئلہ بڑھ گیا, اور جو جینون لوگ ہیں جینون ہوم بائرز ہیں ان بیچاروں کے پاس اتنی آپ کہتے ہیں استدعا نہیں رہی کہ وہ گھر خرید سکیں, اور وہ کرائے کے گھروں میں اور دوسری جگہوں پہ رہنے کے لیے مجبور ہو گئے. جناب اگلا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی سنجیدہ ہے, وہ ہے امیگریشن کا اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا. آپ کو پتہ ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کینیڈا از اے کنٹری آف امیگرینٹس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا جو بنیادی انحصار ہے ان کی ساری اکنامک پالیسیز کا وہ امیگرینٹس کے انفلکس کی وجہ سے. انہیں پتہ ہے جو کوئی امیگرینٹ اس ملک میں آتا ہے یا کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ یہاں پہ ظاہر بات ہے پھر ہزاروں لاکھوں ڈالرز لے کے آتا ہے یہاں پر رہنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اپنے ملکوں سے وہ پراپرٹیز بیچ کے آتے ہیں, اپنے ملکوں میں کوئی بزنس سورسز آف انکم چل رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں پیسے یہاں پر ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ شروع کے سالوں میں یہاں پہ جب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر زندگی گزار سکیں, اپنی گروسریز کا خرچہ اٹھا سکیں, کرائے کا خرچہ اٹھا سکیں, گاڑی کی لیز پہ پیمنٹ کرنی ہے اس کا خرچہ اٹھا دو. سارے کا سارا پیسہ کینیڈین اکانومی میں انجیکٹ ہوتا ہے بلینز آف ڈالرز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال کے اعداد و شمار کو اگر دیکھیں 2023 میں جو سال گزرا ختم ہوا تو تقریباً کو 1.1 ملین جو امیگرینٹس ہیں وہ اس ملک کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹا ملک جس کی آبادی کوئی 38 ملین کے قریب ہے, وہاں پہ یعنی اب یہ 38 ملین میں 2023 کے اسٹیٹسٹکس کی بات کروں, وہاں پہ 1.1 ملین اگر امیگرینٹ آ رہا ہے تو سوچو ان امیگرینٹس کو یہ گھروں کی ضرورت بھی پڑے گی, انہوں نے گروسری بھی بائی کرنی ہے, انہیں گاڑیاں خریدنے کی ضرورت بھی پڑے گی, ان کو جناب والا اسے کہتے ہیں جاب کی ضرورت بھی پڑے گی, جو اس کی وجہ سے مسائل جو سے ہیں وہ ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ یعنی بڑھ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ریسنٹلی اب گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جناب ہم 35% کٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر اگلے 2 سال میں. تو اس کے نتیجے میں کوئی 3.5 لاکھ کے قریب پلس مائنس اسٹوڈنٹس اب اسے کہتے ہیں اگلے 2 سال سالانہ بیسس کے اوپر کینیڈا میں آئیں گے. پھر یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, کیونکہ پرابلم ہے کہ جو لوگ آلریڈی آ چکے ہیں ان کی وجہ سے جو مسئلے اتنے بڑے ایک ازدہا کی شکل اختیار کر گئے وہ بھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جناب کیونکہ اگر یہ امیگرینٹس اس ملک میں نہ آئے تو یہاں پہ جو بڑے بڑے رچ ٹائکونز ہیں ان کے بزنسز افیکٹ ہو جائیں گے, تو وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ جناب امیگریشن کو ابھی آپ روکیں نا, کیونکہ یہاں پہ 2 اسکولز آف تھاٹ چل رہے ہیں. ایک کا خیال یہ ہے کہ یار امیگریشن پہ وقتی طور پہ کمپلیٹ بین 2-1 سال کے لیے یا 2-3 سال کے لیے
लगा दिया जाए ताकि पहले चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, उसके बाद फिर दोबारा इमिग्रेशन को सकते खोला जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रूडो की गवर्नमेंट जो उनसे ये बुनियादी तौर पर होता है, तो इनके जो बिजनेस और पॉलिटिकल पार्टनर्स होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ना, ये अगर इमिग्रेशन रुक गई तो हमारे कारोबार जो उनसे हैं, हमारे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े बैंक हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उनका कारोबार भी मंदा हो जाएगा। तो लिहाजा जब इमिग्रेशन को अब रोके मत, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर स्टूडेंट्स को ऊपर 35% का कट अभी तक लगाया है। तो ये एक फैक्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा ना, आपके जहन में होगा कि ये 1.1 मिलियन जो इमिग्रेंट्स की मैंने बात की है, तो ये बुनियादी तौर पे इसकी प्रोफाइल क्या है। इसमें देखेंगे तो 42% जो हैं वो तो इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कोई स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा है जनाब, उसे कहते हैं, कोई अपने केयर गिवर के तौर पे आ रहा है, कोई उसे कहते हैं और इस तरह के हवाले से कोई फैमिली ने किसी ने स्पॉन्सरशिप की है। लेकिन इसमें जो 58% लोग जो उनसे हैं वो बुनियादी तौर पर नॉन परमानेंट रेजिडेंट के स्टेटस में आते हैं। जी जनाब, नॉन परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस कितने, 58%। अब ये नॉन परमानेंट रेजिडेंट कौन होते हैं जनाब? इनमें असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज, जो सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर आए हुए हैं वो लोग, जो स्टडी परमिट के ऊपर आए हैं वो लोग, जो स्टडी एंड वर्क परमिट के ऊपर आए हैं वो लोग। तो इसका मतलब ये कि कनाडा के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स की, 58% लोग अगर हर साल नॉन परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे, जो इसका मतलब है कि वो मेन इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर तो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन कनाडा उनको इन्वाइट कर रहा है कि आ जाए जनाब, आ जाए, आप वर्क परमिट के बेस के ऊपर आ जाए, आप असाइलम सीकर है तो आप आ जाए। कभी यूक्रेन से लोगों को बुलाया जा रहा है, कभी उसे मिडिल ईस्ट से लोगों को बुलाया जा रहा है, इसलिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऐसा जो आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनाब स्टडी परमिट दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को वर्क परमिट दिए जा रहे हैं। जैसे जनाब कनाडा के अंदर आप कह सकते हैं दूध दरिया की नहरें बह रही हैं और सब लोग आए कह रहे हैं जनाब इसमें छलांग मारे और अपना हिस्सा यहाँ पे निकालें। और द कॉन्ट्ररी फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि बड़ी ना एक डिसमल किस्म की पिक्चर एमर्ज हो रही है, जिसमें उसे कहते हैं जो लोग ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं पिछले कई सालों से या दहाइयों से, वो सब के सब इसकी पेंच को फील कर रहे हैं कि जनाब जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो उसे कहते हैं घरों के मसले डाल गए हुए हैं, सड़कों पे जो रश बढ़ता जा रहा है, जो क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, सब की सब चीज़ें जो सी हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन जो ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट है उनका सिर्फ ये ख्याल है कि जनाब क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमने कनाडा को अगले 2050 तक से प्लस माइनस हमने 100 मिलियन के टारगेट पे लेके जाना, फ्रॉम 38 मिलियन, ताकि हम अपने बड़े भाई अमेरिका की तरह हम भी जनाब लेबर को यहाँ पर ला के जो इतना बड़ा हमारा मैस ऑफ लैंड है उसके जरिए हम इसको बहुत बड़ी कोई सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकें। लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह के तरीके से सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिसको लेबर कह रहे हैं उस पर फोकस करेंगे और साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप नहीं करेंगे, जिसको हम कैपिटल खासतौर पर कहते हैं, और खासतौर पर रोजगार के मौके, बाकी चीज़ें, हाउसिंग प्रॉब्लम एटसेट्रा एटसेट्रा, बिजनेसेस कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, रोजगार के मौके मिल रहे हैं नहीं, तो सिर्फ लोगों को इन्वाइट करके या बुला के सिर्फ महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, जो चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली अब कैनेडियन इकॉनमी के अंदर नजर आ रहे हैं, कनाडा के मुल्क के अंदर नजर आ रहे हैं, जिससे हर बाशऊर शख्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इन पॉलिसीज की वजह से। अभी ना मैंने क्विकली आपके साथ जो सी है बुनियादी तौर पे जो मसाइल हैं कनाडा के वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए, और इन्हीं मसाइल में से कुछ चीज़ा मसाइल को हाईलाइट करके जो पियर पॉलियट साहब हैं वो उसको जनाब अपनी इलेक्शन कैंपेन का, पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सबसे पहले जनाब क्राइम रेट जो उनसे बढ़ता जा रहा है उसके नतीजे में अपने जब पावर में हम आएंगे थ्रू लेजिस्लेशन हम जो सख्त कानून साजी करेंगे, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो पैरोल के ऊपर या बेल के ऊपर बाहर ना आए, बल्कि वो लोग जेलों के अंदर ही गले सड़े और मर जाएं, वहाँ पर उनके कॉफन के उनके ताबूत ही बाहर आए। अभी देखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट की गवर्नमेंट इस हद तक किसी कानून साजी कर सकती है और फिर अदालतें उस कानून को किस हद तक वाकई इन्फोर्स करती हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट भी एक मेन इशू होती है, फिर पुलिस का उसमें क्या रोल है वगैरह वगैरह। बट एनीवे वो उनका जो पोलिटिकल मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है वो ये चीज़ भी कि क्राइम रेट्स को कंट्रोल करना है। अब जनाब हाउसिंग प्रॉब्लम के हवाले से उन्हें पता है ये भी बहुत बड़ी बर्निंग इशू है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो अपने दादो शुमार अपने डिफरेंट टिकटॉक वीडियोस पे दे रहे होते हैं, बाकी चीज़ें कि जनाब जो 30% जो कॉस्ट एस्केलेशन होती है घर बनाने में, उसमें ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं और जो रेड टेपिज्म है उसका उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो वो कहते हैं जनाब अगर हम इस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को ख़त्म करेंगे आके तो उसके नतीजे में 25 से 30% तो घरों की कीमत जो सी है वो गिर जाएगी, जो नए घर या नहीं बनेंगे, ठीक है जनाब। और उसके नतीजे में लोगों को फिर अफोर्डेबल हाउसिंग जो सी है वो मिलेगी, और प्लस जब ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को हम ख़त्म करेंगे
यहाँ कम करेंगे तो फिर घर बनाने की जो स्पीड है वो भी एक्सेलरेट हो जाएगी, और विल इंश्योर कि जनाब इस तरह के इमिग्रेंट्स से कहते हैं वो यहाँ पर या टेम्प्रेरी वर्क परमिट को लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए जो हाउसिंग के सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर वो प्लम्बर हो सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, वो कारपेंटर हो सकता है, वो कोई बिल्डर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उनका जनाब दूसरा उसे कहते हैं कि एजेंडा है जिसके लिए वो फोकस करें। तीसरी बात जो उनसे ये वो इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क की एक ज़रूरत है, लेकिन इसके नंबर को रैशनलाइज करना ज़रूरी है। अभी जिस तरह बिल्कुल एक बंदर बांट लगी हुई है, और जनाब लिबरल गवर्नमेंट हर बंदे को, जैसे मैंने बताया कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट 58% सालाना वो यहाँ बुलाते जा रहे हैं, जनाब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पहले जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ गए, सब लोग जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, पहले उनकी जो ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए, और फिर जो इमिग्रेशन का नंबर है इस तादाद में उसको सेट किया जाए कि न्यू इमिग्रेंट्स जो उनसे जब यहाँ पर आए तो उनके आने की वजह से महंगाई या बेरोजगारी डायरेक्टली अफेक्ट ना हो। तो अभी आप इसमें देखना ये कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है तो बहुत ठीक, और ये वो 3-4 बर्निंग इश्यूज हैं जो सब कैनेडियंस इस वक्त महसूस कर रहे हैं। बट टू व्हाट एक्सटेंट पियर पोलियोव साहब इस चीज़ में कामयाब होंगे, सिर्फ उनका मेयर रेटरिक तो नहीं रहेगा, ये तो आने वाला वक्त आएगा जब उनको अगर वाकई ये वो पावर में आए और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बने। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखें, लाइटर नोट, कि जमहूरियत के बारे में एक ओल्ड एडेज है, ये डिक्टम है कहा है कि जी डेमोक्रेसी इज द रिकरेंट सस्पिशन दैट मोर देन हाफ द पीपल आर राइट मोर देन हाफ द टाइम। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे जमहूरियत कुछ इस तरह के अमल का नाम है कि जब एक पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में काफ़ी अरसा रहती है तो ऐसा ऐसा लोग उससे जिसे आप कहते हैं डिसइल्यूजन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जनाब इससे जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी तरह फुलफिल नहीं, सो जनाब अब किसी और की तरफ हम देखते हैं। तो शायद इसमें से एक फैक्टर ये जस्टिन ट्रूडो को भी, जहाँ उसकी बाकी कोताहियाँ हैं जो मैंने हाईलाइट की, तो उसमें ये एक फैक्टर भी है कि पिछले वो 10 साल से तकरीबन को उनकी पार्टी इस वक्त पावर में है। और इस हवाले से अगर हम देखें, वैसे भी अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करूं तो अगर हम 20वीं सदी से ऑनवर्ड चलें तो जो लिबरल्स हैं उन्होंने तकरीबन 70 साल कनाडा के ऊपर हुकूमत की है, लिबरल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्री जब हम कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो उन्होंने तकरीबन 30 साल हुकूमत की है, यानी आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स या उसे कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स जो सी हैं बनाई हैं थ्रू कोलिशन पार्टनर्स। तो इसकी वजह से भी इनके दरमियान ये एक पॉलिटिकल टसल है, जो बाकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पे। फिलहाल तो मैंने इस वीडियो में बात की है इस वक्त जो कनाडा की बर्निंग इश्यूज हैं उनके हवाले से, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में चेंजेस एक्सपेक्टेड है वो किस अंदाज में चल रही है। तो उम्मीद है जनाब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है और एक किस्म का फीडबैक मिलता है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी वीडियोस में, और हमारी वीडियोस जो सी हैं उनको पसंद भी आ रही हैं या नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। खुदा हाफिज़।